जाता है। जाति के लक्षण की यदि हम बात करें तो जाति व्यवस्था के हमें समाज में दो पक्ष देखने के लिए मिलते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष, एक सांस्कृतिक पक्ष। और संरचना का मतलब है कि समाज की जो छोटी बड़ी इकाइयां हैं उनसे मिलकर के कोई भी संरचना निर्मित होती है। तो जाति भी समाज को निर्मित करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। वहीं संस्कृति का अर्थ है जीवन जीने का तरीका, हमारा खान पान, हमारे लोक परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, ये सभी मिलकर के संस्कृति को निर्मित करते हैं। तो जाति अपने आप में एक जीवन जीने का तरीका भी है जिसके माध्यम से हम जीवन निर्वाह करते हैं। तो इन दोनों पक्षों को मिलाकर यदि जाति के लक्षणों की बात की जाए तो जाति भारतीय समाज का खंडात्मक विभाजन है, अर्थात जाति व्यवस्था से भारतीय समाज अनेक खंडों में विभाजित हो गया और यह विभाजन बहुत ही सूक्ष्म रूप में हुआ है। प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, भूमिका स्पष्ट और सुनिश्चित रूप से परिभाषित की गई है और जाति व्यवस्था द्वारा बंधे समाज में हमारी भावनाएं भी सीमित होती हैं। सामुदायिक भावना संपूर्ण मनुष्य समाज के प्रति न होकर केवल जाति के सदस्यों तक सीमित होती है और जातिगत आधार पर जो इसके सदस्य होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। और इस प्रकार यह जो विभाजन है समाज का, इसको एक नैतिक नियम के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक सदस्य इसके प्रति सचेत होता है और अपने कर्तव्यों का उसे ज्ञान रहता है, जिसके आधार पर वह अपने पद और कार्यों को पूरा करता है, कर्तव्य पालन करता है और कर्तव्य पालन न करने पर जाति से उसका निष्कासन भी कर दिया जाता है या फिर उसको आर्थिक दंड दिया जाता है। ऊंच नीच की परंपरा यानी कि जाति एक संस्तरणात्मक व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान है, सबसे निम्न स्थान जो है वो शूद्रों का है। और यही व्यवस्था जब हमने वर्ण व्यवस्था की बात की थी तो वहाँ पर भी हमने समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन देखा था। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था को ही जाति का कहीं ना कहीं आधार माना जाता है। समाज में वर्ण व्यवस्था की जो स्थिति थी जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना गया था, सबसे नीचे शूद्रों को माना गया था और क्षत्रिय और वैश्य की स्थिति इनके दोनों के मध्य में थी। उसी प्रकार से ये जो चार वर्ण हैं ये अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गए। हम की भावना सीमित होने से सदस्य केवल अपने खंड या जाति के लोगों को ही महत्व देते हैं और उनमें श्रेष्ठता की भावना भी जन्म लेती है। परंतु कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनमें सामाजिक दूरी इतनी कम है कि उनमें ऊंच नीच के आधार पर जो सामाजिक संरचना स्पष्ट हुई वही संस्तरण परंपरा है। जातीय संस्तरण रक्त की शुद्धता, पूर्वजों के व्यवसाय के प्रति आस्था और अन्य के साथ जो अन्य जातियां हैं उनके साथ भोजन पानी के प्रतिबंध आदि विचारों पर आधारित होती है। जन्म आधारित है जाति व्यवस्था। तो जाति का जो निश्चय है वह जन्म के साथ ही हो जाता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का वह जीवन पर्यंत उसी समूह का सदस्य रहता है और इस वातावरण को न तो कोई किसी की आर्थिक स्थिति न किसी की सामाजिक स्थिति उसको परिवर्तित कर सकती है। जाति के ही जो वंश के लोग होते हैं वो उसकी जाति के सदस्य माने जाते हैं और जाति से बहिष्कार द्वारा ही व्यक्ति निम्न जाति में जाता है। अन्य किसी भी कारण से व्यक्ति अपनी जाति की सदस्यता परिवर्तित नहीं कर सकता। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध या निषेध देखने के लिए मिलते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति के सदस्यों के लिए अपने समूह के बाहर भोजन और सामाजिक सहवास पर नियंत्रण रखती है। इन नियमों का बहुत अधिक कठोरता से पालन किया जाता है। नगरीकरण, आवागमन के साधनों के विकास के कारण अब यह नियंत्रण यद्यपि हमें नगरीय क्षेत्रों में और औद्योगिक क्षेत्रों में ढीला या कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु ग्रामीण परिवेश का यदि हम निरीक्षण करें, ग्रामीण का जो क्षेत्र है वहाँ का यदि हम ऑब्जर्वेशन करें तो आज भी बहुत अधिक मात्रा में यह जो संस्तरण है, यह जो भोजन और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध हैं, ये हमें अभी भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जो प्रत्येक जाति है ऐसे बहुत से नियम बड़े बारीकी से बनाए गए हैं जो निर्धारण करते हैं कि किसी जाति के सदस्य को जो कि मुख्य से जो कि ऊंची जातियों के सदस्य हैं उनको कहाँ भोजन करना है, कहाँ कच्चा भोजन करना है, कहाँ पक्का भोजन करना है, कहाँ केवल जल ग्रहण करना है और कहाँ जल पीना भी उनके लिए प्रतिबंधित है। तो आधुनिक युग में यदि हम देखें तो यातायात के साधनों, शिक्षा के विकास के कारण
और अनेक प्रशासकीय प्रयत्नों के कारण ये जो प्रतिबंध हैं, ये जो निषेध है, ये काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी ये जो सीमाएं हैं, ये निषेध हैं, ये अभी भी हमें प्रचलित दिखाई देते हैं। सभी जातियां अंतर्विवाही होती हैं और अंतर्विवाह या बहिर्विवाह से संबंधित अनेक कॉन्सेप्ट अभी भी हमें समाज में अब हमें नए नए और नज़र आने लगे हैं। लेकिन जो जाति है उसके साथ ये नियम है कि जाति के सदस्यों को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है। और आज यह जो निषेध है, यह जाति से बाहर निकलकर थोड़ा उपजाति तक सीमित हो गया है। तो जाति व्यवस्था के अनुसार अंतर्जातीय विवाह अस्वीकृत है। वेस्टरमार्क ने जाति व्यवस्था की इस विशेषता को इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो जाति व्यवस्था है उसकी शुद्धता बनी हुई रह सकती है। घुरिये का भी यह मत है कि जाति व्यवस्था का अंतर्विवाही सिद्धांत इतना कठोर है कि समाजशास्त्री इसे जाति व्यवस्था का प्रमुख तत्व मानते हैं। और व्यवहारिक रूप में यह अंतर्विवाह भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत बंधा हुआ है। एक जाति की कई उपजातियां हैं और प्राय एक ही क्षेत्र में रहने वाली उपजातियों में विवाह होते हैं। इसी प्रकार परंपरागत पेशों का चुनाव, सभी जातियों के कुछ पेशे होते हैं और जाति के सदस्य अपने उन्हीं पैतृक पेशों को स्वीकार करते हैं और उन्हें नहीं छोड़ा जाता है। कोई भी पेशा, चाहे वे व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करे या ना करे, उसे मानसिक संतोष हो या ना हो, व्यक्ति को परंपरागत पेशों को ही करना पड़ता है। लोग अपने पैतृक पेशे को अपनाना उचित समझते रहे हैं। पेशों का भी निर्धारण ऊंच नीच के आधार पर होता है। वर्ण व्यवस्था चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ पर देखा भी था कि किस प्रकार जो 4 वर्ण थे उनके लिए जो उनके कार्य थे वो कार्य निर्धारित कर दिए गए थे। तो यदि उच्च जाति का कोई व्यक्ति निम्न जाति के पेशों को अपनाता है तो उनका जातीय विरोध होता है। इस प्रकार निम्न जाति का सदस्य जब उच्च जाति के पेशों को अपनाता है तो उसका भी विरोध होता है। परंतु अभी ये देखें वर्तमान में तो इन नियमों में हमें कुछ शिथिलता देखने के लिए मिलती है। धार्मिक और सामाजिक निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार देखने के लिए मिलते हैं। जिस प्रकार जाति व्यवस्था में संस्तरण है, ठीक उसी प्रकार इसमें धर्म और समाज संबंधी निर्योग्यताएं भी हैं। कुछ सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ हैं, प्रिविलेजेस हैं। प्रत्येक मानव निवास की जगह में, मुख्यतः गांव में यदि देखा जाए तो अछूतों और अन्य निम्न जातियों की निवास व्यवस्था गांव के बाहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रहती है। उनके धार्मिक और नागरिक अधिकार सीमित होते हैं। इसके विपरीत ऊंची जातियों को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं और उनको पूरी तरह से छूट प्राप्त होती हैं। शारीरिक श्रम करने वाली जातियां निम्न समझी जाती हैं। और परंपरागत रूप से यदि देखें तो दक्षिण भारत में तो ये निर्योग्यताएं अपने चरम सीमा पर रही हैं। वहाँ अछूतों को कुछ विशेष सड़कों पर चलने की मनाही थी। इतिहास इस बात का उदाहरण है कि पेशवाओं और मराठाओं ने जो पूना शहर के दरवाजे के भीतर मसार और मूंग जाति के लोगों का शाम 3 बजे से सुबह 9 बजे तक प्रवेश वर्जित कर दिया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में अछूत सवर्णों के ऊपर अपनी छाया नहीं डाल सकते थे तथा उनके सामने नहीं जा सकते थे। और गुजरात में दलित जातियां अपने विशिष्ट चिन्ह के रूप में सींग पहना करती थी। तो ये कुछ जो व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्थाएं हमें देखने के लिए मिलती थी और ये कोई बहुत अधिक पुरानी बात नहीं है। ये अब से कुछ वर्ष पूर्व तक की स्थितियां हैं जो कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हम जान रहे हैं। इसी प्रकार आर्थिक असमानता का भी जाति व्यवस्था में समावेश है। जाति व्यवस्था के निर्माण के साथ साथ यह भावना भी रही है कि जो निम्न है उसे अधिकार नहीं होना चाहिए। निम्न जाति के कार्य, चाहे वे जीवन यापन के लिए कितने ही उपयोगी क्यों ना हो, मूल्यों की दृष्टि से हीन समझे जाते हैं। यदि आज भी हम देखने की कोशिश करें तो सफाई का कार्य, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, हम एक दिन भी बिना साफ सफाई के नहीं रह सकते। और लेकिन यदि मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी उतनी वैल्यू हम नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार जो इनकी आय, संपत्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियां भी बहुत कम रही हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा आदि का भी अभाव रहा। परंपरागत रूप से भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषता रही कि सामान्यतः उच्च जातियों की आर्थिक स्थिति भी उच्च रही और निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति भी निम्न रही है। तो किसी भी संस्था या समाज की इकाई का अस्तित्व तब तक ही बना रहता है जब तक कि वह समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हो। जब यह इकाई, संस्था समाज के लिए कार्यात्मक हो जाती है तो उसे नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है। और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उसके विघटन की जो प्रक्रिया है, उसके पतन की जो प्रक्रिया है, वह प्रारंभ हो जाती है। कई बार परिवर्तन की नवीन शक्तियाँ उपयोगी संस्थाओं और इकाइयों में भी इस प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न कर देती हैं कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।
तो हमारे लिए सोचने का विषय यह है कि क्या जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन परिणाम स्वरूप ही जाति व्यवस्था समाप्त हो रही है या इसका स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है। जाति व्यवस्था की समाप्ति या इसके भविष्य इसके द्वारा किए जाने वाले प्रकार्य और अकार्य पर भी निर्भर करता है।